बच्चों, थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट में हमने एक कल अपन ने एक नए विचारक मैकियावेली को शुरू किया था। मैकियावेली के बारे में अध्ययन करना शुरू किया था और हम सभी जानते हैं कि मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक युग का प्रवर्तक माना जाता है, हार्बिंगर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल एज माना जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की स्थापना की, राज्य और धर्म सत्ता को अलग रखने का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो उनकी पुस्तक थी द प्रिंस, बाद में द डिस्कोर्सेस और बहुत सारी आर्ट ऑफ वॉर इत्यादि, उसके माध्यम से उन्होंने राज्य की शासन कला के ऊपर अपने बेहतरीन बहुत ही विकसित कमेंट्री दी। हम उससे सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी वेल थॉट आउट, बहुत ही अच्छे से सोच समझ कर उन्होंने टिप्पणियाँ की, जिसको कई बार हम आज भी उद्धृत करते हैं। तो मैकियावेली के ऊपर जो प्रभाव पड़े थे, मैकियावेली ने किस कारणों से अपने उन विचारों को प्रतिपादित किया था, इसको भी अपन ने देखा था। इसलिए कई बार ये प्रश्न भी आता है कि मैकियावेली अपने युग का शिशु था, इसको साबित करें, इसको सिद्ध करें। तो हम कुल मिलाकर ऐसे प्रश्न में हम लिखते हैं कि मैकियावेली के विचार के ऊपर कैसे उस समय की समकालीन परिस्थितियों का प्रभाव था। मैंने बताया था कि पुनर्जागरण हो या धर्म सुधार आंदोलन हो यूरोप में, जो पुनर्जागरण के बाद बड़े पैमाने पर एक मध्ययुगीन सत्ता, मध्ययुगीन चर्च और धार्मिक सत्ता के विरुद्ध प्रतिक्रिया और विद्रोह की स्थिति बन रही थी, उसका भी बहुत असर पड़ा। जो तत्कालीन इटली और यूरोप में बिखराव विखंडन की स्थिति, उसका भी असर पड़ा। तो मैकियावेली अपने युग का वाकई में शिशु था। जो डनिंग ने कहा है कि अपने युग का शिशु था, वो सही है कि वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो स्वयं शासन संचालन में हिस्सा बना रहा, वो हिस्सेदार भी रहा। कई बार उसने उस शासन संचालन को अंदर से देखा, वो किस प्रकार कूटनीति, किस प्रकार छल प्रपंच, किस प्रकार युद्ध नीति बनाई जाती है, वो इसका पार्ट रहा। इसलिए वो उस समकालीन परिस्थितियों को अपने विचार में ही अनेकों बार समाहित करता है। इसलिए हम देखते हैं कि वो ये कहना बहुत उचित है कि वो अपने युग का शिशु था। इसलिए हम मैकियावेली के अगर अध्ययन पद्धतियों के ऊपर देखते हैं, तो मूल रूप से हम मैकियावेली की अध्ययन पद्धति को ऐतिहासिक और एम्पिरिकल, हिस्टोरिकल एंड एम्पिरिकल मानते हैं। ऐतिहासिक और अनुभव मूलक पद्धति है। क्यों? अब ये देखिए, उस समय जो मध्ययुगीन सत्ता थी, कुल मिलाकर मैकियावेली से पूर्व की या मैकियावेली के समकालीन, वो वहाँ चर्च का बोलबाला था। उस समय तक सेंट ऑगस्टिन हो या थॉमस एक्विनास हो, ऐसे विचार, सेंट साइमन हो, है ना, ऐसे विचारकों का सिद्धांत बहुत ज्यादा मान्य था। और खासकर दो तलवारों का जो सिद्धांत था, वो लगभग मध्ययुगीन सभी विचारकों के विचार में परिलक्षित होता है। दो तलवारों का यानी चर्च और राज्य सत्ता। तो लेकिन मैकियावेली के विश्लेषण में इस तरह के इस सिद्धांत का या फिर धार्मिक सिद्धांत का स्थान लगभग नहीं था। वो प्लेटो की तरह बहुत शास्त्रीय न होकर अरस्तु की तरह कुल मिलाकर अनुभव मूलक एम्पिरिकल एनालिसिस को फॉलो करता था। और इसलिए मैकियावेली ने ऐतिहासिक और अनुभव मूलक जो है ना उसका सिद्धांत, वो उसको एक प्रकार से कई बार दोषपूर्ण भी बताता है, लेकिन ऐतिहासिक पद्धति को फॉलो भी करता है, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर उसको फॉलो भी करता है। इसलिए डनिंग ने कहा है कि मैकियावेली की पद्धति ऐतिहासिकता वास्तविक न होकर वर्चुअल आभासी है। और इसलिए उसने प्राचीन इतिहासों में ऐसे उदाहरणों को ढूंढ निकाला जो वर्तमान परिस्थितियों से संगति की दृष्टि से उसे उपयोगी लगे, उन्होंने उनका अपने हिसाब से उपयोग किया है। सेबाइन ने भी मैकियावेली के चिंतन की पद्धति की ऐतिहासिकता पर संदेह जताया है। उसका कथन है कि उसने इतिहास से कोई संकेत लिए बिना तथा मुख्यतः अपने पर्यवेक्षण पर आधारित निष्कर्षों को सही सिद्ध करने के लिए इतिहास का केवल उपयोग किया, लेकिन फिर भी ऐतिहासिक पद्धति का उपयोग तो किया है, ये तो है। और ये तो लगभग सभी मानते हैं कि मैकियावेली के ऊपर अरस्तु का प्रभाव है, लेकिन उन दोनों की शैली में अंतर, बहुत अंतर है। और इसलिए डनिंग का कहना है कि मैकियावेली का दर्शन राज्य का सिद्धांत होने की अपेक्षा शासन की कला है। ये हम सभी जानते हैं कि मैकियावेली राजनीतिक दार्शनिक नहीं था,
वो राजनीतिक सिद्धांतकार भी हो सकता है, या राजनीतिक सिद्धांतकार से भी अगर देखें थोड़ा आगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ शासन की कला पर कमेंट्री कर रहा था, शासन की कला का विश्लेषण कर रहा था, शासन की कला का वर्गीकरण कर रहा था, और शासन की कला के विभिन्न आयामों को वो टच कर रहा था। इसलिए मैकियावेली की पद्धति पूर्व के मध्ययुगीन या अरस्तु प्लेटो के विचारों से लगभग भिन्न है, हालांकि प्रभाव तो उस पर पड़ा, इसलिए हम उसको इस दृष्टि से भी अपने युग का शिशु मानते हैं। अब मैकियावेली जो है वो उसके विचारों को देखें तो सबसे पहले धर्म और नैतिकता के बारे में उसने क्या कहा। हम ये मान के चलते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, कि आधुनिक युग का प्रवर्तक मैकियावेली। तो मैकियावेली ने क्या किया ऐसा? मैकियावेली वो पहला विचारक था जिसने राजनीतिक चिंतन को, राज्य को, राजनीति को धर्म के चंगुल से, मध्ययुगीन अंधविश्वासों के चंगुल से, धार्मिक अंधविश्वास के चंगुल से मुक्त करने का काम किया, उसे धर्म और नैतिकता से मुक्त किया। उसने साफ कहा कि धर्म और नैतिकता व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है, व्यक्ति का व्यक्तिगत क्षेत्र है, और जो राजनीति, राज्य है, वो सार्वजनिक क्षेत्र है। इसलिए राजनीति को नीति शास्त्र से अलग करने का प्रयास किया। और जो पहले के कई सारे, चाहे यूनानी विचारक हो या मध्ययुगीन विचारक हो, धर्म और राजनीति, नैतिकता और राजनीति को बिल्कुल अनन्य रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानते थे। मैकियावेली ने उससे अलग किया। हालांकि मैकियावेली से पूर्व मार्सिलियो ऑफ पेडुआ जो था, उसने इस बात की शुरुआत की थी। उसने इस बात को कहा था कि राजनीति को धर्म और नैतिकता से कुल मिलाकर अलग रखना चाहिए। राजनीति लौकिक है और धर्म आध्यात्मिक है, तो दोनों का स्वायत्त स्थान है। इसलिए मैकियावेली जो है वो इसी बात को आगे बढ़ाता है, और फिर मार्सिलियो और पेडुआ के विचारों से भी आगे बढ़कर वो कहता है कि जो ये लौकिक और पारलौकिक का द्वंद्व है वो बिल्कुल ये है, अलग अलग है। लौकिक अलग है राजनीति, और पारलौकिक अध्यात्म धर्म अलग है। दोनों का अलग अलग अपना स्वायत्त स्थान है, इसलिए दोनों को अलग अलग होना चाहिए। इसलिए मैकियावेली ने बार बार कहा है कि धर्म अलग अलग रास्ता सुझाकर मनुष्य को भ्रम की स्थिति में डालता है। उसने कहा कि ईसाईयत विनम्रता, छोटेपन और सांसारिक उद्देश्यों के प्रति अवहेलना को ही परम सुख का आधार बताता है, जबकि प्राचीन धर्म आत्मा की उच्चता, शारीरिक बल और ऐसे ही अन्य गुणों में है जो मनुष्य को सशक्त बनाते हैं, उच्चतम सद्गुण खोजता है। तो वो जो तत्कालीन मध्ययुगीन धार्मिक नैतिकता का सिद्धांत था, उस पर कठोर प्रहार किया और उससे राजनीति को अलग करने का ये प्रयास किया है। हालांकि ऐसा भी कहते हैं कि वो जो उस समय फ्लोरेंस में, जो इटली में, वो वापस उसको सजा मिली थी फ्रांस का समर्थन करने के कारण। जब फ्रांस की पराजय हुई तो उस सजा को माफ करने और सजा के बाद पुनः राजनीति में सक्रिय स्थान प्राप्त करने के लिए उसने ऐसे विचार दिए। लेकिन क्योंकि वो कुल मिलाकर जो फ्लोरेंस का तत्कालीन शासन था, उसको वो चर्च से मुक्त कराना चाहता था, तो इसलिए वो उसने ऐसे विचार दिए। लेकिन धर्म और नैतिकता से बिल्कुल निश्चित रूप से वो राज्य को, राजसत्ता को मुक्त करना चाहता है। इसलिए उसने राज्य को सर्वोच्च संस्था माना, और वो यथार्थवादी दृष्टिकोण रखते हुए वो कुल मिलाकर मानव स्वभाव का चित्रण करता है, जो कि मैंने कल भी बताया था। मानव स्वभाव का बड़ा नकारात्मक चित्रण करता है, दुष्ट, स्वार्थी, है ना, एक प्रकार से संघर्षरत, जैसा कि हॉब्स बाद में कहता है, वो सारी बातें करता था। और इसलिए मैकियावेली वो शक्ति को ज्यादा महत्व देता था। राज्य को क्योंकि मजबूत बनाना है तो शक्ति को ज्यादा महत्व देता था, इसलिए राजा को शक्ति का प्रयोग करने की इजाजत देता है, शक्ति का कुछ प्रयोग करने की भी इजाजत देता है मैकियावेली। ये धर्म और नैतिकता के बारे में उसके विचार रहे हैं, और इसी कारण से हम देखते हैं कि मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक युग, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि का प्रवर्तक माना जाता है। मैंने कहा कि मार्सिलियो पेडुआ ने किया था, इसकी शुरुआत की थी, लेकिन मैकियावेली ने इसको काफी आगे बढ़ाया। ये मैकियावेली का धर्म और राजनीति के बारे में, नैतिकता के बारे में संबंध है, इसके बारे में विश्लेषण है। अगले व्याख्यान में मैं आपको मैकियावेली के विचारों के, राज्य और राजनीति का विचार को बताऊंगा।